कतर जो पाकिस्तान के मुकाबले में ऑलमोस्ट 70% एक छोटा सा मुल्क है, आज वो दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। जहां ऐसे सिर्फ चंद साल पहले कतर में रेत ही रेत थी, चारों तरफ धूल मिट्टी, भूख, गर्मी थी, आज वहां वर्ल्ड क्लास होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, एयरपोर्ट्स। जहां रेत ही रेत थी, आज वहां वर्ल्ड क्लास रोड्स, और इन रोड्स पर चलती महंगी लग्जरी गाड़ियां कतर को एक अमीर तरीन मुल्क बनाती हैं। लेकिन इतने कम टाइम में कतर ऐसा कैसे कर पाया, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और कैसे कतर आने वाली टाइम में और अमीर होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1916 के कतर के मुआहदे में शेख अब्दुल्ला बिन जासिम अल सानी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान एक ट्रीटी पर दस्तखत हुए। इस ट्रीटी के मुताबिक अब्दुल्ला को कतर का हुक्मरान तस्लीम किया गया, और इसके बदले में कतर बरतानवी रजामंदी के बगैर बरतानिया के अलावा किसी भी गैर मुल्की ताकत के साथ ताल्लुकात नहीं बनाएगा, और बदले में बरतानिया कतर को किसी भी तरह के हमले में प्रोटेक्ट करेगा। इस वक्त तक यहाँ के लोग मोतियों और फिशिंग का कारोबार करते थे, और कतर की पूरी इकोनॉमी मोतियों की इंडस्ट्री पर ही टिकी हुई थी, और मुश्किल से ही कतर के लोग गुजारा कर रहे थे। फिर साल आया 1939। सबसे पहले कतर में तेल की दरियाफ्त एक अमेरिकी तेल तलाश करने वाली कंपनी ने की, जिसे आज कतर पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता है, और यही कतर के लिए टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद पूरे कतर में ऑयल को और तलाश करने के लिए ड्रिलिंग की गई, जिसके नतीजे में कतर के मुख्तलिफ हिस्सों में तेल के अजाफी ज़खायर मिले। जो कतर पहले मोतियों और फिशिंग का कारोबार करता था, तेल मिलने के बाद कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। लेकिन ये तेल के ज़खायर इतने ज्यादा नहीं थे जिसे बेचकर कतर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाए। इसी वजह से पूरे कतर में नेचुरल रिसोर्सेज ढूंढने का काम चलता रहा, और फाइनली कतर को सबसे बड़ी कामयाबी 1970 में मिली। 1970 में कतर में नेचुरल गैस के सबसे बड़े रिजर्व्स मिले। नॉर्थ फील्ड, जो दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड्स में से एक है, जो कि तकरीबन 6000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। लेकिन उस जमाने में गैस को सिर्फ पाइपलाइन के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, और उस वक्त इतनी बड़ी पाइपलाइन बिछाना लगभग नामुमकिन था। इसी वजह से उस वक्त कतर को इस गैस से कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था। 3 सितंबर 1971 कतर बरतानवी राज से आजाद हो गया, यानी कि कतर अब एक आजाद मुल्क बन चुका था। 22 फरवरी 1972 को शेख खलीफा कतर के अमीर बन गए। इन्होंने अपने कजन अमीर अहमद बिन अली अल सानी से बगावत के जरिए इक्तदार छीना था। साल गुजरते गए, आहिस्ता आहिस्ता कतर की इकोनॉमी का पहिया चलता रहा। जहां बाकी गल्फ कंट्रीज बड़ी तेजी से तरक्की कर रही थी, जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेचकर मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही थी, तो वहीं कतर को कुछ खास बूस्ट नहीं मिल रहा था। साल आया 1995 का। खलीफा बिन हमाद अल सानी स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मनाने गए थे, तो वहीं पीछे से इनके बेटे हमाद बिन खलीफा अल सानी ने बगावत के जरिए अपने ही बाप का तख्ता उलट दिया और मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। और यही वो साल था जहां से कतर की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आप कह सकते हैं कि यही से कतर की कौमी को बूस्ट मिलना शुरू हुआ था। अब हमाद बिन खलीफा अल सानी मुल्क का नया अमीर बन चुका था। इसका मेन फोकस था कि ऑयल के साथ साथ गैस को भी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाए। अब नेचुरल गैस तो इनके पास मौजूद थी, लेकिन इसे एक्सपोर्ट करने के लिए इन्हें लंबी लंबी पाइपलाइन बिछानी थी। तभी इन्होंने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना गैस लिक्विफैक्शन का इस्तेमाल किया जाए। गैस लिक्विफैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस को लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और इसे पाइपलाइन की बजाय बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इस प्रोसेस में गैस को माइनस कई डिग्रीज तक नीचे ठंडा किया जाता है, जिसके नतीजे में गैस के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और अब कतर पूरी दुनिया में गैस को कार्गो शिप्स के जरिए एक्सपोर्ट करने लगा, और देखते ही देखते कतर दुनिया भर में एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। और इस इंडस्ट्री का मुल्क के जीडीपी और गवर्नमेंट रेवेन्यूज में एक बड़ा रोल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में कतर ने $132 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, सिर्फ अपनी गैस को एक्सपोर्ट करके। कतर से गैस इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज में जापान, चाइना, स्पेन, इंडिया, पाकिस्तान और साउथ कोरिया समेत कई ममालिक शामिल हैं। अब कतर अरबों डॉलर का रेवेन्यू तो जनरेट कर रहा था, लेकिन कतर बड़ी अच्छी तरह से जानता था कि ये रेवेन्यू इसे तेल और गैस को बेचकर आ रहा है। इसलिए इसे अगर पूरी दुनिया में अपना एक अलग रुतबा बनाना है तो इसे अपनी इकोनॉमी को सिर्फ तेल और गैस पर ही डिपेंड नहीं रखना।
इसलिए इन्होंने अपना पैसा मुख्तलिफ सेक्टर्स में लगाना शुरू कर दिया, जैसे कि रियल एस्टेट, फाइनेंस, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में। शेख जानते थे कि कतर की इकोनॉमी को अगर डाइवर्सिफाई करना है तो इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना होगा। इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स, आला दर्जे के होटल्स, मेट्रो सिस्टम्स, दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक कतर एयरलाइन, पोर्ट ऑफ दोहा को एक्सपैंड करना और ऐसे कई सेक्टर्स में कतरी गवर्नमेंट ने हैवीली इन्वेस्ट किया। इसके अलावा कतर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी होस्ट कर चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फुटबॉल वर्ल्ड कप की वजह से कतर की जीडीपी में 4.1% तक का इजाफा हुआ है, जिसे कई बिलियन डॉलर कतरी गवर्नमेंट ने इस वर्ल्ड कप से कमाए हैं। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमी कतर की पहले सिर्फ ऑयल और गैस पर ही डिपेंड थी, आज ये टूरिज्म, रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुख्तलिफ सेक्टर से अरबों डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसके अलावा कतर दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा रखने वाले मुल्कों में से एक है। कतर की तरक्की करने की एक और वजह यहाँ का स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए इसका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एक अहम रोल प्ले करता है इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए। 19वीं सेंचुरी के मिड से ही कतर पर अल-सानी खानदान की हुकूमत रही है और 1971 में आज़ादी हासिल करने के बाद से कतर ने स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बरकरार रखा और अपने क्लियर विजन से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया। इसके अलावा कतर के दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात देखें तो कतर ने अमेरिका, फ्रांस, यूके और जर्मनी समेत कई ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कायम की है। कतर ने गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के कई ममालिक बशमूल सऊदी अरेबिया, बहरीन और यूएई के साथ भी करीबी ताल्लुकात तो कायम किए थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनमें से कई ममालिक के साथ कतर के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और 2017 से कतर का लैंड बॉर्डर, एयर और सी रूट बहरीन, इजिप्ट, सऊदी अरब और यूएई ने बंद कर रखा है। वहीं अगर कतर के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को देखें तो पिछले कुछ सालों में कतर ने पाकिस्तान में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में इजाफे के जरिए अपने ताल्लुकात को मजबूत किया है। कतर ने पाकिस्तान में लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी टर्मिनल की तामीर समेत कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और दोनों कंट्रीज ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में तावन बढ़ाने के लिए कई मुआहदों पर साइन भी किए हैं। इसके अलावा कतर के ईरान और टर्की के साथ भी काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। सिर्फ ये चंद गल्फ कंट्रीज को छोड़कर पूरी दुनिया कतर को एक न्यूट्रल कंट्री समझती है। अब कतर को बाकी गल्फ कंट्रीज के मुकाबले में एक अहम बेनिफिट है, जहां सऊदीया, यूएई में भी ऑयल रिजर्व मौजूद हैं और ये पूरी दुनिया में तेल एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन ख्याल किया जाता है कि 2040 तक तेल की डिमांड काफ़ी हद तक कम हो चुकी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी की तरफ कन्वर्ट हो रही है। तो जहां तेल पूरी दुनिया में ख़त्म होता जा रहा है, तो वहीं गैस के बारे में ऐसी कोई भी पेशगोई नहीं की गई। तो जब बाकी गल्फ कंट्रीज ऑयल से रिप्लेस होने की वजह से टेंशन में होंगे, लेकिन कतर को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कतर की इकोनॉमी में गैस एक अहम रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, बस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।